हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज सभी लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बाय सत्यम सर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि सीटेट का एग्ज़ाम 2022 दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए मूल्यांकन मूल्यांकन चैप्टर लेकर आए हैं। इसमें आपको फुल डिटेल्स देंगे और इससे आने वाले क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी देंगे और मूल्यांकन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। ये सब बताने से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लेके आया हूँ रोज़ की तरह। देखिए क्या है। जब आँखों में अरमान लिया है, जब आँखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया कि इस बार सीटेट पार करना है तो करना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मूल्यांकन चैप्टर में एवोल्यूशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे और मूल्यांकन के प्रकार हमारे क्या क्या पढ़ेंगे। मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन की विधियाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ कौन कौन सी हैं, ये सभी जानकारियाँ हम आपको इस चैप्टर के माध्यम से देंगे। देखिए मूल्यांकन, मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस अंकन। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस अंकन। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्यों का निश्चयीकरण करना। मूल जो अपने मूल्य हैं उनका क्या करना है, निश्चयीकरण करना है, उनको परमानेंट बनाना है, निश्चय करना है कि हैं या नहीं है। परिभाषा क्या कहती है, मूल्यांकन वह निर्णय एवं विश्लेषण है, मूल्यांकन वह निर्णय एवं विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य के प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। मूल्यांकन की विशेषताएं देखिए, मूल्यांकन क्या क्या विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं अच्छे से देखिए क्योंकि इनका सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं। यही सीक्वेंस याद करना है आपको। मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं, वस्तुनिष्ठता, क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और विश्वसनीयता होनी चाहिए। वैधता मतलब होता है समय सीमा होनी चाहिए, है ना। विश्वसनीयता होनी चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए कि क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है या नहीं है, ये सभी जानकारियाँ होनी चाहिए। व्यवहारिकता होनी चाहिए, विभेदिकता होनी चाहिए, मतलब कि उस क्वेश्चन से हम कुछ रिलेट कर सकें और उसमें कुछ विभेद कर सकें कि क्वेश्चन इससे रिलेट है या दूसरे क्वेश्चन से रिलेट है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये सभी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। मूल्यांकन द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, देखिए जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम क्यों देते हैं, जो हम पूरे वर्ष में जो क्या पढ़ा, हमने क्या सीखा और कैसे सीखा, ये सभी जानकारी हम अपने एग्ज़ाम हॉल में पेपर और कॉपी पर देते हैं। यही हमारा एक मूल्यांकन का एक नज़रिया है। ओके, मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि हमने क्या सीखा है और हमें आगे जाके कक्षाओं में क्या यूज में लाना है। मूल्यांकन एवोल्यूशन। ओके, मूल्यांकन का आपने आपको बताया है। मूल्यांकन का अर्थ होता है, मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का आंकन करना। यह मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है जो मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक है। किससे, मापन की अपेक्षा क्या है, अधिक व्यापक है। मूल्यांकन गुणों या विशेषताओं या वांछनीयता स्पष्ट करता है। मूल्यांकन करता है गुणों की विशेषताओं को वांछनीय स्पष्ट करता है। किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा का विश्लेषणात्मक अथवा गुणात्मक, कैसा, विश्लेषणात्मक और गुणात्मक विवरण मूल्यांकन प्रस्तुत करता है और यह बताता है कि किसी निश्चित उद्देश्य हेतु यह कितना उपयुक्त या संतोषप्रद है। मूल्यांकन यह बताता है कि ये कितना उपयोगी है हमारे लिए और कितना हमें संतुष्ट प्रदान कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया का मूल्यांकन के पद। देखो पद को ही अपन क्या बोल देते हैं, स्टेप बोलते हैं, इन्हीं को अपन चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरण। ओके, पद की जगह पर चरण भी आ सकता है, स्टेप भी, इसको स्टेप बोलते हैं। स्टेप मतलब किस, स्टेप बाय स्टेप, जैसे अपन जीना चढ़ते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, वैसे। मूल्यांकन के उद्देश्यों का चयन और निर्धारण करना, उद्देश्यों का निर्धारण विश्लेषण करना, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना, मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना, परिणामों की व्याख्या सामान्यकरण करना, क्या करना, परिणाम जो निकल के आए उसकी व्याख्या करना और सरलीकरण करना उनका। ओके, नेक्स्ट है मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार है ये आपको जानकारी देंगे। देखो मूल्यांकन कौन कौन से होते हैं। निर्माणात्मक या इसको बोलते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोल देते हैं। योगात्मक या संकलनात्मक, इसको बोलते हैं समेटिव एवोल्यूशन। निदानात्मक, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। इसको देखो, इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है FSD। निर्माणात्मक संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक।
एवोल्यूशन होता है। एफएसडी आप ऐसे याद कर सकते हैं, एफएसडी फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। ओके, ये क्या है, मूल्यांकन के प्रकार हैं। नेक्स्ट है निर्माणात्मक संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये जानकारी देखिए। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए, बच्चों की लगातार जानकारी रखने के लिए, प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन सहायक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियां, अभिव्यक्तियां और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में से किया जाता है। देखिए, जब बच्चों को किसी चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं तो चैप्टर पढ़ाते समय ही हम बच्चों से एक एक कर खड़ा करके उनसे पूछते हैं कि आपको बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे, ठीक है, इसे अधिगम के लिए मूल्यांकन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन। क्वेश्चन डायरेक्ट लिया जाता है। अधिगम के लिए मूल्यांकन किससे में आता है, निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव, असेमेटिव, डायग्नोस्टिक में किस में आता है, फॉर्मेटिव में। एफएसडी बोला था ना अभी, तो किस में आता है, एफएसडी में। एफ में फॉर्मेटिव असेसमेंट। अधिगम के लिए मूल्यांकन, इसके लिए अधिगम मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन करते हैं, क्यों, ताकि बच्चा सीख सके, इसलिए क्या करते हैं टीचर बीच बीच में पूछते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना योगात्मक, इसको भी संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन भी बोल देते हैं। ध्यान से सुनिए, योगात्मक, संकलनात्मक और अंतिम मूल्यांकन एक ही वर्ड है, ठीक है, इसलिए आप इंग्लिश में याद कीजिए, इंग्लिश में एक ही वर्ड याद करना पड़ेगा, समेटिव एवोल्यूशन। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। योगात्मक मूल्यांकन होता है सत्र के अंत में होता है, जब अपना फाइनल एग्जाम होता है ना वार्षिक। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को किस पद तक ग्रहण किया है, इस अधिगम का मूल्यांकन भी कहते हैं। पीछे वाले क्या था, अधिगम के लिए मूल्यांकन, ये क्या था, अधिगम के लिए मूल्यांकन, वो अधिगम का मूल्यांकन क्या है, अधिगम का मूल्यांकन। समेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हैं, अधिगम का मूल्यांकन। और फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या, अधिगम के लिए मूल्यांकन। कंफ्यूज नहीं होना है। निर्धारणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, देखिए, वो है जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढना निर्धारणात्मक मूल्यांकन कहलाता है, डायग्नोस्टिक। ठीक है, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनकी जानकारी लेना कि बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है ताकि बच्चे फेल हो रहे हैं, उस कमी को पूर्ण करने के लिए हम डायग्नोस्टिक मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसे अधिगम के रूप में मूल्यांकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिगम के लिए, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। पहला क्या था, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें क्या होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन, मतलब सिखाने के लिए मूल्यांकन करते हैं। फिर क्या है, अधिगम का मूल्यांकन, फिर अधिगम के रूप में मूल्यांकन, एफएसडी में। ठीक है, याद रखना है आपको ये बात। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानकारी देखिए। बच्चों के अधिगम का जब हम लगातार व्यापक रूप से मूल्यांकन करते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन, जब हम बच्चे के अधिगम का जब हम लगातार व्यापक रूप से मूल्यांकन करते हैं तो उसे सतत या व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इससे मूल्यांकन में हम प्रश्नों को गहराई से पूछते हैं। क्या करते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन में प्रश्नों को गहराई से पूछते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी आ जाता है। क्या, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यह तथ्य सम्मिलित होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, देखिए, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य मतलब शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी प्राप्ति कहाँ तक हो रही है, ये जानकारी रखना। कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हो रहे हैं। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है। हम किसी भी बच्चे का शैक्षणिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र द्वारा कर सकते हैं। शैक्षणिक मूल्यांकन कैसे करते हैं, एक प्रश्न पत्र के द्वारा करते हैं। बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, कितने व्यवहारिक ढंग से सीखा है, ये सभी जानकारी लेते हैं। प्रश्नों के प्रकार, देखो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम प्रश्नों के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। देखो, मुक्त अंत प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, सीटेट में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछते हैं। मुक्त अंत, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, मुक्त अंत प्रश्न में ऐसे में हमें अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। हम अपने विचारों को अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरणतः लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं। इसमें बच्चे से कोई प्रश्न पूछा कि हम मेले में गए तो हमने क्या क्या देखा, तो जो क्या बच्चे को जो उसने देखा होगा वो अब स्वतंत्र है बोलने के लिए, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि आप बिल्कुल यही बताएं। ओके, वैसे क्या बोलते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न बोल देते हैं। दूसरा टॉपिक है बंद अंत।
क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखिए क्लोज एंडेड बंद अंत प्रश्नों में हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। हमें प्रश्न के विकल्प में से एक को छांटना होता है, यस या नो में जवाब देना पड़ता है। जैसे अपने जो एग्जाम में आते हैं 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है। उसमें क्या है, ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बहुविकल्प प्रश्न हो गए, देखो कई विकल्प में से एक को चुनना, सत्य असत्य में हाँ या नहीं उत्तर देना, मिलान सही विकल्प का मिलान करना होता है, खाली स्थान खाली जगह के स्थान पर सही विकल्प जो है वही भरना पड़ेगा। वर्गीकृत प्रश्न 5-6 शब्दों के एक समूह में से अलग शब्द निकालना। ठीक है, 6 व्यवस्थीकरण प्रश्न शब्दों को व्यवस्थित रूप से लगाना। जैसे ऑप्शन में पूछ लिया कि भारत की राजधानी क्या है, उन्हें दे दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, भोपाल। क्या है भारत की राजधानी, अब एक क्वेश्चन का आंसर लगाना पड़ेगा आपको, क्या दिल्ली, क्या दिल्ली। ओके, ऐसे ही जी क्या कहलाते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इससे क्या ज़्यादा मन विकसित नहीं हो पाता है बच्चों का, लेकिन मुक्त अंत वाले जो क्वेश्चन होते हैं उससे बच्चों का विकास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होते हैं, देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट। यह व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारात्मक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानवीकृत मापक होता है। इससे क्या होता है, बच्चों की मानसिक और व्यवहारात्मक विशेषताओं का मापन होता है। साक्षात्कार इंटरव्यू, साक्षात्कार की विधि में परीक्षणकर्ता आदमी से बातचीत करके सूचना एकत्र करता है। साक्षात्कार इंटरव्यू आपने देखा होगा, इंटरव्यू क्या होता है, 4 लोगों का पैनल है, 5 लोगों का पैनल बना देते हैं, सामने वाले कोई स्टूडेंट बैठा है तो उससे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके मनोभाव को जानते हैं। व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, इस विधि में किसी आदमी के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन किया जाता है। परीक्षण ऑब्जर्वेशन, इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तत्कालिक व्यवहारगत घटनाओं तथा व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेखों पर तैयार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी ये जानेंगे अपन अब। मनोविज्ञान, ये मूल्यांकन की विधियाँ थी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कौन कौन सी मूल्यांकन की विधियाँ हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार, देख लीजिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन, परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन। कौन कौन सा, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट, आत्मप्रतिवेदन। 5 नंबर कौन सा था, आत्मप्रतिवेदन। आत्मप्रतिवेदन, इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है, सेल्फ रिपोर्ट। ठीक है, संचित अभिलेख पत्र, छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए व्यवहार परिवर्तनों उपलब्धियों को एक ही प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है, ये संचित अभिलेख पत्र कहलाता है। नेक्स्ट है घटनावृत्त, स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालकों के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। बच्चों दिन प्रतिदिन अपने व्यवहार में चेंज करता है। यदि कोई ज़्यादा शैतानी करने वाला बच्चा धीरे धीरे करके सीरियस हो रहा है, उससे पता चल जाता है बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है या कोई सी बात पे वो गहन सोच में है, इससे पता चलता है। ये क्या, घटनावृत्त, स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालक के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है निर्धारण मापनी। क्या, निर्धारण मापनी, बच्चों की योग्यताओं और उपलब्धियों को इस तरह जांचना कि वह किस स्तर की हैं, इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापनी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, ग्रेड देना, ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड देते ना, ए बी सी डी ई, ए प्लस बी प्लस, इससे पता चलता है बच्चा कितने लेवल पर है। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो एक पूरा टॉपिक होता है, आपको पूरे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पे पूरा क्लियर कर देंगे। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह, ये रोजमर्रा का काम भी हो सकते हो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, जब बच्चा अप्रैल से स्कूल खुल जाते हैं, अप्रैल से जैसे ही बच्चा स्कूल में एंट्री करता है, उसका फाइनल एग्जाम तक जो भी उसका दैनिक घटनाक्रम, आत्मसमर्पीकरण, फॉर्मेट असेसमेंट और रचनात्मक असेसमेंट, जो भी उसके क्रियाकलाप होते हैं, वो सारे क्रियाकलाप एक रिपोर्ट में तैयार किए जाते हैं, दस्तावेज में, और सारी जानकारी उसमें फिल होती है, उसे अपन पोर्टफोलियो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, चलिए आज के लिए आपके लिए इतना ही।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप और जो भी आपने आज पढ़ा है उसको आप रिटर्न में लिखते जाइए, क्योंकि लिखने से आपको जल्दी से याद होगा, आप समझ सकते हैं कि इसके बारे में हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। देख लीजिए फॉर्मेटेशन में FSD। ओके, धन्यवाद। आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर करें, ताकि और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं उनको भी हमारा वीडियो प्राप्त हो, ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ओके।